केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 10 जून तक बढ़ाई गई, कई रियायतें भी मिली। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 609 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 1449 लोग हुए स्वस्थ। रांची समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात से 4 लोगों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बैठक के दौरान कहा कि छात्रों के हितों के मद्देनजर परीक्षा पर फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से सत्र प्रभावित रहा है और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों में एक चिंता का माहौल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि महामारी का संक्रमण कम हो रहा है, देश के कई राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, जो कि कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन है। तो ऐसे में छात्र, अध्यापक और अभिभावक चिंतित हैं और इस तनावपूर्ण माहौल में छात्रों को परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब पहले से लागू प्रतिबंध 3 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया। और उसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ाया और उसमें कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन किया गया है, कुछ चीज़ों को यथावत रखा गया है और इसमें पूरे राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है और संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,93,645 रह गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.48% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,93,645 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,207 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 8.21% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.57% है, जो लगातार 9 दिन से 10% से कम बना हुआ है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 609 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1449 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 52,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,38,383 है, जिनमें से 8,058 मामले सक्रिय हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। राज्य में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 600 संक्रमित पाए गए हैं और इससे 2.5 गुना ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक राहत भरी खबर है। और लगातार लोगों ने जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान संयम दिखाया है, उसका हम कह सकते हैं कि ये एक परिणाम है और सुखद परिणाम है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जिस तरह से भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में चल रहा है और इसकी मियाद 3 तारीख को खत्म हो रही थी, कल सुबह। लेकिन सरकार ने इसे फिर 1 हफ्ते के लिए यानी 10 तारीख तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार इसमें कुछ जो पाबंदियां बढ़ाई गई थी, उस पाबंदियों में ढील दी गई है, ताकि जो लोगों की परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को भी दूर किया गया है। और क्योंकि सरकार ने कहा है कि जीविका भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उस लिहाज से कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है। और लेकिन अभी भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि कोरोना संक्रमण का चेन जो एक टूटता हुआ दिख रहा है और दूसरी लहर झारखंड में जो कमजोर होती हुई दिख रही है, वो तभी बरकरार रह सकती है जब लोग इसी तरीके से संयम बरतें, जागरूकता का पालन करें और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका सही तरीके से उस पर अमल करें। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें भी लोग उतनी ही भागीदारी जोश के साथ दिखाएं। और अगर जहां भी किसी को कोई सिम्टम्स नजर आता है कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पर वो टेस्ट कराएं। और उसके लेकर भी सरकार ने लगातार यहां पर प्रयास किया है, ताकि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और ग्रामीण इलाके में जो एक देखने को आ रही है कि टीकाकरण को लेकर जो एक संशय मन में है, उसे भी लगातार दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों से दूरदर्शन भी ये अपील करता है कि आप भी वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे और अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगाएं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 21,46,46,667 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21,85,46,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में अब तक 35,19,000 से अधिक लोगों को पहले चरण का टीका दिया जा चुका है और 7,19,000 से अधिक लोगों को टीके का दोनों डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के 24,30,000 से अधिक लोगों ने टीका ले लिया है, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 5,52,000 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण के मसलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है और इसके लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया है। प्रकोप बढ़ सकता है और इसके लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया है, जिसने एक गाइडलाइंस बनाई है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। बच्चों को हो रही पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में सरकार का कहना है कि कुछ दिक्कत पर बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वैक्सीन के मोर्चे पर सरकार का कहना है कि भारत दुनिया का 5वां देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे।
राज्य सरकार की पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिले में कल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए चलंत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विशेष अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्यवासियों के स्वास्थ्य हित में चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टीका वाहन का लाभ विशेषकर उन लोगों को मिलेगा जो टीका केंद्र की दूरी या चलने फिरने में असमर्थ है और टीका केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुरक्षित गांव हमार गांव के साथ शहरी क्षेत्र के लिए स्वस्थ देवघर सुरक्षित देवघर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 100% वैक्सीनेशन के साथ लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देश में हर विपरीत परिस्थिति और आपदा काल में भारतीय सेना की ओर से अहम भूमिका का निर्वहन किया जाता रहा है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर और रामगढ़ छावनी परिषद की ओर से पिछले एक पखवाड़े से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों, उनके परिजनों और गरीबों के बीच भोजन का पैकेट के साथ सूखा राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में भारतीय सेना रामगढ़ वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारतीय सेना द्वारा 16 मई से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज और जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आंशिक लॉकडाउन में भारतीय सेना के इस सराहनीय प्रयास से कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है और बहुत ही आदमी मतलब 20-25 आदमी डेली खाना यहाँ से लेते हैं और यहाँ सेना की तरफ से सिख रेजिमेंट तरफ से डेली दोपहर के खाना आता है। तो सब बंद है तो आगे सैनिक वाला गाड़ी यहाँ लाके और खाना बांट रहा है। रामगढ़ छावनी परिषद और सिख रेजिमेंट सेंटर के इस संयुक्त अभियान में सैन्य अधिकारी और जवान प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य जरूरतमंद लोगों के बीच भी सूखा राशन का वितरण कर रहे हैं। नई सराय के बाहर जो पेशेंट्स है, जो भी लेना चाहता है, जो कि नीडी है, जिसको कि भूखा, हमारा मकसद यही है कि कोई भूखा न रहे इस पेंडेमिक में, क्योंकि 16 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ और 16 तारीख से हम ये खाना और राशन का वितरण कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में कोई भूखा न रहे, इसके लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। नंबर 104 कोविड-19 संक्रमित मरीजों को उपचार में मदद व स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कोरोना मरीजों हेतु वीडियो काउंसलिंग, चिकित्सीय परामर्श, स्वास्थ्य योजनाओं, कोरोना के लक्षण, उपचार व कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व कॉन्सेंट्रेटर युक्त बेड की उपलब्धता की सूचना मुहैया कराने में भी वरदान सिद्ध हो रहा है। टोल फ्री नंबर 104। सरकार ने श्रमिकों की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को पेंशन और सहायता उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। हमारे मंत्रालय द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए गए जिससे संकट के समय में श्रमिक भाई बहनों के लिए हर संभव राहत प्रदान करने और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध हम करवा सके। और हमारे मंत्रालय ने इसके अंतर्गत EPFO और ESIC के द्वारा इस संबंध में कुछ नए कदम भी उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ये जो हमने प्रयास हम कर रहे हैं, इससे श्रमिक और उनके परिवार के लिए ज़्यादा राहत मिल सकेगी, उसका लाभ उठा सकेंगे। पारिवारिक पेंशन मिलेगी ऐसे लोग जो कोरोना के चलते जिनकी मौत हुई, उनके परिवार को, और इस तरह के और तमाम कदम हैं। ESIC ने कोविड-19 के दौरान
देश भर में अपने अस्पतालों के माध्यम से न केवल हमारे आईपीज यानी जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं उनका इलाज किया, बल्कि गैर आईपीज को भी इसकी कठिन दौर में स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया। और ईएसआईसी ने अपने आईपीज को सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया। जैसा आप कह रहे थे, करीब ईएसआईसी से जुड़े हुए मजदूर साथियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है और इनके पूरे परिवार को अगर राहत मिले तो ये संख्या 14 करोड़ के आसपास बनती है। इनको राहत मिल सके और वास्तव में नए प्रावधान के तहत ईएसआईसी के आईपीज कोविड-19 में अगर मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को एम्प्लॉयमेंट इंजरी से हुई मृत्यु का हित लाभ देने का प्रावधान किया गया है और कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु की दशा में ईएसआईसी द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ उनको मिलेंगे, जैसे वर्तमान एवरेज वेज का 90% की दर से वेतन का दिया जाना और अन्य मृत्यु के कारण हुई लाभ, घर पर हुई मृत्यु भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। पत्नी और मां को इसमें आजीवन पेंशन मिलने से भी हमने जोड़ने का काम किया है और वास्तव में आईपीएस के परिवारों को महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसका उनको लाभ मिल सके। और ये वास्तव में एक ऐसा कदम है जिसे सारे आईपीएस के परिवार इसको पसंद कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि ये विशेष योजना रिट्रोस्पेक्टिव यानी हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। 24 मार्च 2020 से ही इसको हम लागू किया है, जिसके कारण पिछले वर्ष से लेकर अब तक कोविड-19 के कारण जिन एलिजिबल आईपीएस की मृत्यु हो गई है उन सभी के परिजन इस योजना का लाभ उठा सकें और आवश्यक राहत पा सकें। जो ईपीएफओ से जुड़े जो अंशधारक हैं उनको सीधा फायदा हो और उसको लेकर भी कुछ नियम आसान बनाए गए, कई पहल की गई। जैसे मैंने बताया कि हम कई प्रयास किए हैं। अभी ईपीएफओ द्वारा जारी नोटिफिकेशन से ईडीएलआई स्कीम के तहत अंशधारक की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली राशि जो अब तक 6 लाख रुपए थी, अब उसे हम लोगों ने बढ़ाकर तत्काल 7 लाख रुपए कर दिया है और ये ऐसी कोई घटना है तो मिलना शुरू हो गया है। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि झारखंड दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर में, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में ग्रामीण दूध उत्पादकों द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इस योजना से दुग्ध उत्पादकों में दूध के क्षेत्र में आगे आने की चाहत बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 30,000 मवेशी पालकों को केसीसी से जोड़ा जाएगा। श्री बादल ने कहा कि जल्द ही पलामू, साहेबगंज और सारठ में जल्द ही डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए प्लांट खोले जाएंगे। कई किसानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों की ओर अपना रुख किया है। जामताड़ा जिले के ऐसे ही कुछ किसानों ने मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन के साथ ही अब मधुमक्खी पालन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर अपने लिए स्वावलंबन की राह तैयार की है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के मथुरा गांव में किसानों के एक समूह ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया है। किसान निर्मल मांझी बताते हैं कि उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ साथ किट, ग्लव्स और बॉक्स सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। तो सरकार द्वारा मधुमक्खी छत्ता, बक्सा ये सब दिया गया है। इसका भी बड़े पैमाने पर जामताड़ा के कृषि वैज्ञानिक संजीव बाबू तथा और एक दो वैज्ञानिक ने इसका प्रशिक्षण भी दिया है जिला में। मधुमक्खी पालन से हम लोग का अच्छा आमदनी भी होगा। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि किसानों के समूह को मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयास से हमारे जिले के किसान कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय को भी अपना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के निर्मल मांझी ने ग्रुप बनाकर मधुमक्खी पालन करना शुरू किया है। इनसे उनकी आय दुगुनी होने में मदद होगी।
मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले इन किसानों को उम्मीद है कि इसके जरिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करेंगे। वैसे इन किसानों को देखकर कई अन्य किसानों ने भी मधुमक्खी पालन को अपने रोजगार का हिस्सा बनाया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में कल देर शाम आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 4 बच्चों की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जबकि एक व्यक्ति के सिर पर पेड़ की डाली गिरने से उसकी मौत हो गई। देश भर में इस वर्ष मानसून की सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली, ओले और तेज हवाओं के साथ गरज और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और केरल और माहे आलम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। केरल तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और कोमोरिन क्षेत्र में 40 से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। चक्रवाती तूफान यास गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ गया। खूंटी जिले के उकड़ा पंचायत के कई गांव के दर्जनों ग्रामीणों के कच्चे मकान इस तूफान में बिखर गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो आज यह स्थिति नहीं देखनी पड़ती। ये जमींदोज, कच्चे मकान यास तूफान की भयावहता की दास्तां बता रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत उकड़ा पंचायत के कई गांवों में इस तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री योजना को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दीवार अलग हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। कौन कौन रहते हैं घर में? यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि पंडरा गांव में शौचालय, पेयजल और सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। ऐसे पानी आया, फिर रात को गिरा है। रात को गिरा था, पानी आया था, फिर सुबह हम ये खूटा सब लगाए ना, अथी करके पूरा धंस जाएगा बोलते, ये खपरा सबको हटा। वो दीदी लोग तो लिख के गए हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं। और कोई आंगनबाड़ी से आए थे ना वो दीदी लोग, बस वो दीदी लोग आए थे और कोई नहीं आया। बारिश में आएगा, कोई दिन ज्यादा बारिश हुआ तो गिर जाएगा पूरा। शौचालय भी नहीं है और पानी का भी दिक्कत होता है। कुआं हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी उनी का कोई सुविधा नहीं है। मेरे साथ वहीं दूसरी ओर ओकड़ा पंचायत की मुखिया का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रखंड स्तरीय मामला है। वहीं शौचालय नहीं बन पाने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण ही जिम्मेवार हैं। वैसा तो नहीं गिरा है, कुछ अधूरा गिरा है। किसी का दीवार के गिरा है, किसी का छत गिरा है, ओकड़ा में गिरा है, पंडरा में गिरा है, कंडियोर में गिरा है। कंडियोर में अजित भेंगरा का घर गिरा है। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जहां एक ओर प्रशासनिक संवेदनशीलता की जरूरत है, वहीं ग्रामीणों के सहयोग और जागरूकता से ही गांव का विकास संभव है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। और अब देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें। योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा से सीखिए कंधों के लिए आसान व्यायाम। कंधे में जकड़न और दर्द की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। इसके लिए कौन सी योगिक क्रियाएं लाभकारी हैं, समझते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से। वर्क फ्रॉम होम तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान घर पर रहते हुए भी रखना बहुत आवश्यक है। जब हम बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बहुत देर तक बैठ करके काम करते हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तब
हमारे कंधे अक्सर स्टिफ हो जाते हैं और कंधों में जकड़न, अकड़ाहट रहने लगती है और वो कंधों का दर्द बढ़ते बढ़ते या तो गर्दन से होते हुए सर की तरफ जाता है या फिर कंधों से नीचे बाजू की तरफ आ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कंधों को रिलैक्स रखें। घर पर बैठे बैठे भी कैसे आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रख सकते हैं, शोल्डर्स को एक्सरसाइज दे सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभ्यास में इस तरह से या तो वज्रासन में बैठेंगे या कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे या फिर खड़े होकर के, चौकड़ी मार करके या क्रॉस लेग पोजीशन में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना, कंधों को अप डाउन, झटका नहीं होना चाहिए, मूवमेंट शुड बी स्मूथ। इस तरह से 10 बार करना। दूसरे अभ्यास में कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना, क्लॉकवाइज 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। तीसरे अभ्यास में इस तरह से अपनी सबसे लंबी उंगली जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको कंधों पे लगा देना और कोहनियों को मिलाना, ऊपर ले जाना, सर्कल बनाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 10-10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से कंधों की ही हाइट पर हाथों को फैला देना, कंधों से रोटेट करना फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब आप बैकवर्ड करेंगे रीढ़ के निचले हिस्से तक इसका प्रभाव अनुभव होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसा 10 बार करने के बाद हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना, फिर से हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना और फिर इस तरह से मूवमेंट दे करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होने दें। ये बहुत सुगम सी क्रियाएं हैं। कंधों को एक्टिव रखिए, ये बहुत ज़रूरी अंग है आपका जो आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन इनमें अगर समस्या हो जाए तो ये रीढ़, बाजू, गर्दन, सर सबको इफेक्ट कर सकता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 10 जून तक बढ़ाई गई, कई रियायतें भी मिली। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 609 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 1449 लोग हुए स्वस्थ। रांची समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात से 4 लोगों की मौत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें
जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद।